नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट की। जी हां, हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने इस बार सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप के बीच हिस्सेदारी का आरोप लगा दिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि रिपोर्ट आने के बाद मचे सियासी घमासान में कौन क्या आरोप लगा रहा है और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी की ओर से कैसा पलटवार किया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में हंगामा मचा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह की और सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुश पर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बच के पास अडानी समूह से जुड़े ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है, जिसके बाद हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी प्रमुख और अडानी ग्रुप की ओर से बयान जारी किए गए हैं। दोनों ने ही हिंडनबर्ग के आरोपों को पूरी तरह से आधारहीन और झूठा करार दिया है। हिंडनबर्ग ने फिर किया धमाका। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद फिर हंगामा बरपा है। देश के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी पर कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े घोटाले का आरोप लगाने के 1.5 साल बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी मामले पर एक और बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच के पास समूह से जुड़े ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी है। क्या कहती है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट? हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अडानी समूह के साथ सेबी प्रमुख के कथित कनेक्शन के चलते जांच सही से नहीं हो पाई है और सेबी को अडानी समूह के खिलाफ कुछ नहीं मिल पा रहा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मौजूदा सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच के पास ठीक उसी अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में छिपी हुई हिस्सेदारी थी, जो उसी कॉम्प्लेक्स नेस्टेड स्ट्रक्चर में पाए गए थे, जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था। विशल ब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार बुच ने 5 जून 2015 को सिंगापुर में IP प्लस फंड 1 के साथ अपना अकाउंट खोला था। ऑफशोर मॉरिशस फंड को IIFL के जरिए अडानी के एक निदेशक की ओर से स्थापित किया गया था और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आगे आरोप लगाया, विनोद अडानी के पैसे के लिए कथित तौर पर एक फनल के रूप में इस्तेमाल किए जाने के अलावा इस छोटे से फंड के अडानी से अन्य करीबी संबंध भी थे। उनकी जीवनी के अनुसार IPE प्लस फंड के संस्थापक और मुख्य विनिवेश अधिकारी अनिल आहूजा थे। उसी समय आहूजा अपनी अडानी इंटरप्राइजेस के निदेशक थे, जहां उन्होंने जून 2017 में समाप्त होने वाले 9 वर्षों में 3 कार्यकाल पूरे किए। इससे पहले वे अडानी पावर के निदेशक थे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी अध्यक्ष माधवी बुच पर आरोप लगाते हुए कहा, गंभीर विनियामक हस्तक्षेप के जोखिम के बिना संचालन जारी रखने में अडानी का विश्वास सेबी अध्यक्ष माधवी चुप के साथ अडानी के संबंधों के माध्यम से समझाया जा सकता है। सेबी चीफ माधवी बुच का स्पष्टीकरण। वहीं सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने हिंडनबर्ग के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि उनका वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है, जो हमेशा से सबके सामने है। बुच दंपत्ति ने एक संयुक्त बयान में कहा, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे ऊपर लगाए गए निराधार आरोपों का हम खंडन करते हैं। हमारी जिंदगी और हमारा वित्तीय लेखाजोखा खुली किताब की तरह है और पिछले कुछ वर्षों में सेबी को सभी आवश्यक जानकारियां दी गई हैं। हमें किसी भी और वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई झिझक नहीं है। इनमें वो दस्तावेज भी शामिल हैं जो उस समय के हैं जब हम एक आम नागरिक हुआ करते थे। मामले की पूरी पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर पूरा बयान जारी करेंगे। अडानी समूह का आरोपों पर जवाब। उधर अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से अडानी ग्रुप पर लगाए गए कथित घोटाले के आरोपों को लेकर ग्रुप की प्रतिक्रिया आई है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया। अडानी ग्रुप ने अपने जारी बयान में कहा, हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोप पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में तथ्यों को जोड़ तोड़ कर पेश किया है। हम इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ हमें बदनाम करने वाले दावों की रिसाइकलिंग है। हिंडनबर्ग ने ऐसे आरोप पहले भी लगाए थे। उन आरोपों की पहले ही गहन जांच हो चुकी है और ये आधारहीन साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था।
हिडनबर्ग के आरोपों पर अडानी समूह के प्रवक्ता ने आगे कहा, हमारा ओवरसीज होल्डिंग स्ट्रक्चर पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें सभी तत्वों और विवरणों को नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रदर्शित किया जाता है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन लोगों के नामों का जिक्र किया गया है, उनके साथ अडानी ग्रुप का कोई भी व्यावसायिक संबंध नहीं है। ये सिर्फ जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुआ था अडानी ग्रुप को भारी नुकसान। दरअसल पिछले साल जनवरी में हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। अडानी को $150 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ था। बता दें कि हाल ही में सेबी ने हिडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालांकि हिडनबर्ग रिसर्च के तमाम आरोपों को अडानी समूह ने सिरे से खारिज किया था और उसे भारत के ऊपर हमला बताया था। बाद में बाजार नियामक सेबी ने हिडनबर्ग के आरोपों की जांच शुरू की, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट ने की। अब तक हिडनबर्ग की ओर से अडानी पर लगाए गए एक भी आरोप साबित नहीं किए जा सके हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। सरकार और विपक्ष इस मामले पर आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी, बुच और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष के आरोपों के बाद अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उसका कहना है कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में झूठ की राजनीति की रणनीति अपनाई है। साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस और विदेशी संस्थाओं के बीच याराना होने के आरोप भी लगा दिए हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट पर विपक्ष की घेराबंदी। हिंडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट आने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। दरअसल हिंडनबर्ग ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी, बुच और उनके पति के खिलाफ कई आरोप लगाए। इस बीच कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सेबी प्रमुख माधवीपुरी, बुच और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। समूचे विपक्ष ने इस मामले की जांच की मांग भी की है। नमस्कार। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia, and every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings, are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Buch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged. Is the Supreme Court going to look at this matter suo motu again? Slowly becoming crystal clear why Prime Minister Modi is against a joint parliamentary committee looking into this matter. Thank you. अडानी महाघोटाला सामने आया, ऑफशोर फंडिंग का मामला सामने आया, स्टॉक मैनिपुलेशन के चार्जेस लगे। हिंडनबर्ग ने चार्ज लगाया कि कैसे ऑफशोर से पैसा आता था, स्टॉक मैनिपुलेशन होता था, कैसे राउंड ट्रिपिंग हो रही थी। ये सारे चार्जेस हिंडनबर्ग ने लगाए।
तो इसकी जो जांच है वो मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को सौंपी गई, क्योंकि मार्केट का रेगुलेटर मार्केट पर आंख रखने का काम सेबी करता है। पर अब जो हिंडनबर्ग रिसर्च पार्ट 2 का सनसनीखेज खुलासा आया है, उसके मुताबिक सेबी की प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच उन्हीं ऑब्सक्योर बर्मुडा या मॉरिशस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जिनके साथ गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का संबंध था। एक बड़ी फेमस लाइन है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। यहां पर तो मुंसिफ ही कातिल निकल रहा है। तो जो कोतवाल है जिसको जांच करनी थी, उसका उन्हीं तथाकथित फंड में इन्वेस्टमेंट था इस रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर विनोद अडानी का संबंध था। तो अब एक स्वतः सवाल उठता है कि क्या अडानी महाघोटाले की जांच इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि जिसको जांच करनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो कहीं ना कहीं उसमें संलग्न थी। उच्चतम न्यायालय बार बार निवेश की जानकारी मांगता था, सेबी बार बार इधर उधर बगले झांकता था। सेबी ने तो यह तक कह दिया था वी हैव ड्रॉन अ ब्लैंक, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। ये मिनिमम लेवल पर, एट द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल, ये पारदर्शिता के तार तार करता है। एंड एट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल ये संभवतः सबसे बड़ी क्रिमिनल कंस्पिरेसी है। एक महाघोटाले की जांच करने वाले संलग्न, और खैर उनकी नियुक्ति करने वालों की अभी हम बात करते हैं। सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्रॉफ करके है, वो समधी है सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए, तो इसलिए Madhavi Puri and her husband Dhaval Buch jointly invested into a fund which was used by Vinod Adani, the older brother of Gautam Adani, to round-trip funds into India. In February 2017, Madhavi Puri transferred these assets of the fund from a joint account into that of her husband Dhaval Buch. In March 2017, Madhavi Puri became a whole-time member of the SEBI. In April 2019, the US firm Blackstone gained approval from the SEBI for the first ever real estate investment trust REIT into India. In July 2019, as a quid pro quo, Madhavi's husband Dhaval Buch was appointed as a senior advisor on a fat salary to Blackstone. In March of 2022, Madhavi Puri was appointed as chairperson of SEBI. Apparently, according to market rumors,
Sudhir Mankar, who was the first cousin of Dhaval Bhuj and who had served as Chief Secretary of Gujarat under Prime Minister Modi when he was Chief Minister of Gujarat, played a pivotal role in the appointment. In 23-24, when the Supreme Court ordered SEBI for a report into the Adani scandal, the SEBI, under the chairpersonship of Madhavi Puri, came back and said that they had drawn a blank, that it was a chicken and egg situation, and they were unable to tell the ultimate owners of the FBI. Now, two questions. Madam Madhavi Puri, in 2015, you had invested into this very FBI that you now claim that you have no idea about the ultimate ownership. In 2018, you had personally corresponded with this particular fund in your own personal capacity. When the inquiry report started in 23-24, should you not have disclosed this? Should you not have recused yourself? And how could you possibly say that you know nothing about this fund? How can the SEBI summon an overseas fund, Hindenburg, when it is completely ignoring the role of the FBIs? These are very important questions. We demand the immediate resignation of Madhavi Puri Bhuj as chairperson of SEBI, and we demand that the Supreme Court reopen an investigation into this, and the Supreme Court appoint an SIT to look into this with no delay. Thank you. देखिए, पहले भी हमने कहा था, जहां जरूरत है पारदर्शिता की, वहां हम पर्दा डालने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे हुए टॉप लोगों को क्या इस बात का कि कोई भनक नहीं थी? मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को? इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी, दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में है, अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। कैसे चिट्ठियां लिखी गई, कैसे एसेट्स ट्रांसफर किए गए, सब कुछ। सर साहब उन्होंने कहा है कि कैरेक्टर असैसिन करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा मामला बेसलेस है। नहीं, उनके कह देने से हो जाएगा। मतलब तब तो फिर आप ये मान के चलिए कि देश में जिस पर कोई भी आरोप लगे उसने कह दिया वो मान लो। ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच है इन लोगों की। इन्होंने रिग करके रखा हुआ है हमारी आर्थिक प्रणाली को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और ये रिगिंग देश को महंगा पड़ रहा है। समाप्त कर दी। अब हिंडनबर्ग ने और भी ज़्यादा खतरनाक बात का खुलासा किया है कि जो एक मिसेस बुच है, जो सेबी की हेड है, उसकी मुखिया है, वो खुद अडानी की तमाम इस तरह की जो कंपनियां हैं जो भारत के बाहर हैं, जिसके माध्यम से वो अपने शेयर के दाम को ऊंचा नीचा करते हैं और टैक्स से बचते हैं और ये सारी तिकड़म करते हैं, कि ये मैडम जो है ये खुद उसमें निवेशक हैं। मतलब ये खुद अदानी की उन कंपनियों में जिनका खुलासा किया गया उसमें निवेशक हैं। तो एक बात तो ये, अगर मान लीजिए वो अदानी की किसी ठीक ठाक कंपनी में भी निवेशक थी तो भी गलत है कि जब आप निवेशक हैं तो आप उसमें जांच कैसे कर सकती हैं, एक बात। लेकिन अगर आप उन कंपनियों में निवेशक हैं जिनकी ख़ास तौर से जांच की जा रही है और आप उस जांच को करेंगी तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये तो इतना अनैतिक है कि दुनिया में तो ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेज दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में चूँकि पूरी की ताकत अदानी और अंबानी जैसे घरानों को बचाने में लगी हुई है, इसलिए ये सारी चीज़ें संभव हैं। अब हिंडनबर्ग ने फिर बड़ा खुलासा किया है। अब हमको देखना ये है कि सरकार क्या करती है।
सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? क्या वो इस देश में पारदर्शिता को बचाने के लिए कदम उठाएंगे या फिर वो अदानी को ही बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे? ये बड़ा सवाल हर भारत के नागरिक के दिमाग में है। बीजेपी का विपक्ष पर पलटवार। वहीं विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, पिछले कुछ सालों से जब भी संसद सत्र शुरू होता है तब विदेश में कोई न कोई रिपोर्ट जारी हो जाती है। पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र से ठीक पहले जारी की गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट संसद सत्र से ठीक पहले जनवरी में आई थी। ये सभी घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान होते हैं। कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा, चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट यह है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं? और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सिर्फ फैक्ट सामने रख रहा हूं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। यह बताइए, 1984 में यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को इन्होंने हवाई जहाज में बैठ के भगाया था। यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। बोफोर्स के साथ कौन खड़ा था 1987-88 में? कांग्रेस। अगस्ता वेस्टलैंड के साथ कौन खड़ा था? कांग्रेस। चेक पिस्टल्स वाली कंपनियों के साथ कौन खड़ा हुआ था? कांग्रेस। और BBC के साथ कांग्रेस, हिंडनबर्ग के साथ कांग्रेस। और मैं फिर भी कहूंगा, राहुल गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। तो आज हम विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि विदेश की संस्थाओं और विदेश में छपने वाली चीजों में, और आपको ध्यान हो केजरीवाल जी ये भी बोल चुके हैं कितना मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना, ये वर्ड है उनका ऑन रिकॉर्ड। तो मैं पूछना चाहता हूं एक लाइन में कि ये विदेश के संस्थानों से ये कौन सा याराना है कि भारत के आर्थिक संस्थान के हर विषय के ऊपर आपका निशाना है? देखिए आप, ये मैंने पढ़ा, ये आज सुबह उठ के मैंने पढ़ा, पेपर में भी पढ़ा और रिपोर्ट भी मैंने पढ़ा, और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ने के बाद पता चलता है कि इसमें कोई सच नहीं है। इन्होंने झूठ और काफ़ी सारे जो कहते हैं इन्वेंडो, जो उनके ओपिनियंस हैं, जोड़कर एक तरह से उसमें थोड़े बहुत सच्चाई मिलाकर उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी थियरी खड़ा कर रखा है। मुझे नहीं लगता है ये इसमें कोई दम है या कोई सच्चाई है। लेकिन इससे एक जरूर समझ में आता है कि एक तरह से एक षड्यंत्र रचा रहे हैं कोई लोग बाहर के बैंक्स और कांग्रेस के साथ मिलकर। एक तरह से हमारे स्टॉक मार्केट, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में डिस्टेबिलिटी, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने में और हमारे इन्वेस्टर्स के मन में कॉन्फिडेंस कम करने की एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है। और इसको हमें समझना इसीलिए चाहिए क्योंकि 10 साल जब कांग्रेस सत्ता में थे, जब सरकार उनका चल रहा था 2004 से 2014, हमें आज भी याद है कैसे पब्लिक सेक्टर बैंकों को लूटा गया था, कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स कितने पैसे खो चुके थे। और 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को उठाकर मजबूत कर एक तरह से उनका करप्शन पूरा क्लीन करके उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सशक्त आर्थिक व्यवस्था उन्होंने खड़ा कर रखा है देश में। इसको देखकर मुझे लगता है बाहर के ऐसे काफ़ी सारे पावर्स हैं और यहाँ पे उनके मित्र कांग्रेस पार्टी उन मिलकर एक तरह से इनका कॉन्स्पिरेसी चल रहा है कि किसी तरह से भारत की इकॉनमी को चोट पहुंचाए, भारत की इकोनॉमी को किसी तरह से डिस्टेबलाइज करें। दरअसल अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को अपनी नई रिपोर्ट में एक बार फिर सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास अडानी समूह के कथित वित्तीय कदाचार से जुड़ी ऑफशोर
एंटिटी में हिस्सेदारी है। विशल ब्लोअर दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया गया कि ये संस्थाएं गौतम के बड़े भाई विनोद अडानी की ओर से रुपए की हेराफेरी करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क का हिस्सा थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सेबी खुद इस मामले में शामिल है, इसलिए इस मामले की जाँच नहीं हो पा रही है। बता दें कि बीते 1.5 साल पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद देश में सियासी पारा चरम पर पहुंच गया था। सभी विपक्षी दलों ने बीजेपी और केंद्र सरकार की जबरदस्त घेराबंदी की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच के बाद भी इस मामले का कोई भी घोटाला सामने नहीं आ सका था। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।